हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप है वो उपयुक्त नहीं रहेगा। आपने सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो त्वरण है ना, इसे एसिलरेशन बोलते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चों की एक विशेषता होती है। हमने यही पूछा था कि धीमी गति के जो भी अधिगमकर्ता के लिए कौन सा इसमें से शैक्षिक हस्तक्षेप है उपयुक्त नहीं है, तो वो 1 नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं वो अधिगमकर्ता जो धीमी गति से सीखते हैं ना, उनके लिए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। यानी जो आपके जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था, उसमें इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। उन चारों अवस्थाओं के नाम है SPCF के नाम से याद रख सकते हैं, और F की जगह पे A भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि आपकी जो चारों अवस्था है ना, इनके नाम इस प्रकार है कि जो आपकी पहली अवस्था है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेकंड है वो प्री ऑपरेशनल है, तीसरी है कॉन्क्रीट जिसे मूर्त सक्रियात्मक हम बोलते हैं, 4 नंबर की है जिसे अमूर्त सक्रियात्मक बोल सकते हैं, जिसमें आप फॉर्मल ऑपरेशन बोल सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन बोल सकते हैं अवस्था को। ठीक है, तो इस वजह से F/A कर दिए मैंने ये दोनों नाम के लिए। इसमें से जो आपकी कॉन्क्रीट वाली है ना, उसकी इसमें 3 विशेषताएं तो दे रखी हैं, और जो नहीं है वो चूज करनी है। तो आपको अब मालूम हो चुका होगा जो मूल सक्रियात्मक अवस्था है वो तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की, उसकी एक विशेषता नहीं है, वो बता ली है। जैसे कि पहली उत्क्रमणीयता, ये तो पलटा भी चिंतन पाया जाता है, मूल सक्रियात्मक की विशेषता होती है। क्रमबद्धता ये भी होता है, और संरक्षण ये भी होता है, कंजर्वेशन, ये तीनों तो होते हैं, लेकिन जीववाद नहीं होता है। तो फिर जीववाद को इंग्लिश में कहते हैं एनिनिज्म। एनिनिज्म का मतलब होता है कि जिनकी उम्र 2 से 7 होती है, तो जीन पियाजे की आपकी दूसरी अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल, उसमें ये विशेषता पाई जाती है कि बच्चा है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है, और सजीव है उसे तो समझेगा सजीव, लेकिन जो सजीव नहीं है उसे भी वो सॉरी निर्जीव है उसे भी सजीव समझने लग जाता है। इसे कहते हैं जीवा, इसे इंग्लिश में एनिनिज्म कहते हैं। तो यही विशेषता है वो आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं होगी, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर बच्चे से कहे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर बच्चा है यहाँ पे, अगर बच्चे से पूछा जाए कि 100 पैसों में कितने रुपए हैं, अगर वो जवाब दे दे तो हम ये कहेंगे निश्चित तौर से उसमें रिवर्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, या उसमें विकास हो चुका है, यानी पलटावी क्षमता का। क्रमबद्धता का मतलब ये है, आपने श्रेणी क्रम पढ़ा होगा आपने रीजनिंग में, जैसे 2 4 6 आगे आप डैश डैश करके रिक्त स्थान करके पूछते हैं कि इसके अगले स्टेप क्या होंगे। अगर बच्चा बता पाए 8 10 और 12 आएंगे, तो निश्चित तौर से हम ये कह देते हैं उसमें श्रेणी क्रमबद्धता का समझ विकसित हो गई है। संरक्षण का मतलब होता है कि उसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, LPH की अगर जानकारी हो जाए तो निश्चित तौर से बच्चा है मूल सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। यानी कोई चीज़ कितनी बड़ी छोटी, और आप मतलब ये है कि वो आयतन के बारे में मोस्टली सब चीज़ें समझ जाता है, ये है कहने का मतलब। ठीक है, तो ये 3 विशेषता थी, एक नहीं थी, वो थी जीववाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर कि एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्ण और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की डिसेबिलिटी क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हालांकि रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, यानी जो कह सकते हैं पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है। बाकी डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित होती है, डिस्कैल्कुलिया होती है गणित की गणनाओं से संबंधित। तो आप यह आसानी से पहचान सकते थे कि आप वर्णों और शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहे, यानी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो रीडिंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ है वो लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझने की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि मानी जाती है? इस विधि को कहेंगे विराम विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस्ड मेथड। इस प्रकार के हैं, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। पूर्ण विधि का मतलब होता है आप एक ही बार में हॉल रूप में उसे समझ जाए, वो हो जाएगी। अविराम का मतलब आप कंटिन्यूस विधि चलती रहती है। प्रासंगिक का मतलब होता है रैंडमली अपने आप सीख जाना जो भी चीज़ है, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इसका तो राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें बताइएगा समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इसका यानी मीन्स क्या है? तो हम ये कहेंगे सभी बच्चों के लिए शिक्षा, वो चाहे आपका विकलांग हो,
या डिसेबिलिटी हो कोई अन्य प्रकार की, या देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, यानी प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो औसत बुद्धि वाला हो, हम ये कहेंगे सभी को हम एक साथ शिक्षा देंगे, इसीलिए कहते हैं समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, शायद पीजीटी का करवाया था, नहीं सॉरी पीआरटी का करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। ये स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत, जिसे ट्राई थ्योरी बोलते हैं, बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है, यानी किन 3 पॉइंटों की बात की गई है। घटकी की बात की है, जिसे हम कंपोनेंशियल बोलते हैं। अनुभवजन्य को हम बोलते हैं ऑपरेशनल क्यों बोलेंगे उसे, एक्सपीरियंशियल बोलेंगे, ठीक है। बाकी है संदर्भात्मक होती है एक, जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। इसमें कॉन्टेक्चुअल लिख रखा है तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगी संदर्भात्मक कॉन्टेक्चुअल, अनुभवजन्य हो जाएगी एक्सपीरियंस, और घटकी बुद्धि हो जाएगी ये वाली। बाकी संक्रिया की बात नहीं की है, तो संक्रिया किस में आती है, ये आपने अगर गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं, तो उसमें COP पढ़ी होगी आपने। ये विमाएँ होती, सॉरी विमाएँ बोल सकते हैं, या आयाम होते हैं डायमेंशनल, तो उसमें ऑपरेशनल होती है ना, उससे संबंधित यहाँ पे एक पॉइंट डाल के इन्होंने पूछ दिया है। हमें पूछा है कि किन 3 पहलुओं की बात की गई है, ए की कही गई है, बी की कही गई है, और डी की। तो ABD किसमें है, 3 नंबर ऑप्शन, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान हो तो PRT में ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था उन्होंने, मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, कि रॉबर्ट वर्ग हैं, जो त्रितंत्री सिद्धांत है, तो उन्होंने पूछा था जो घटकी, इसे कंपोनेंशियल बोल रहे हैं, इसकी कह सकते हैं उपघटकी कितनी माने गए हैं इस प्रकार की, या उप अवस्थाएं कितनी मानी गई हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी PRT वाले क्वेश्चन पेपर में कर लिया है। लेकिन इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से, ठीक है। इसकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम है वो आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। तो आनुवांशिकता के नियम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें देखो एक समानता का नियम आता है, यानी जैसे पेरेंट्स है वैसे बच्चे उत्पन्न होना। भिन्नता का मतलब है कि जो माता पिता अगर होशियार हो, उसका बुद्धू यानी मूर्ख बच्चा पैदा हो जाए, तो इस प्रकार के यानी भिन्नता का, यानी कह सकते हैं पेरेंट्स से अलग लक्षण हो, ऐसे कह सकते हैं। प्रतिगमन का मतलब होता है उल्टे लक्षण वाला, कह सकते हैं विपरीत लक्षण वाला, तो ये भी था। लेकिन प्रगति का जो नियम है ना, इस प्रकार की बात नहीं कही जाती है आनुवांशिकता के नियम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 पर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो समानता, भिन्नता और प्रतिगमन, ये सभी आनुवांशिकता नियम आते हैं जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, विकास, तो विकास के अंतर्गत आती है ये सभी चीज़ें, ठीक है। जैसे आनुवांशिकता का बच्चे की विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, वो वातावरण का किस प्रकार पड़ता है प्रभाव, तो उनमें आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सामाजिक अधिगम के अंतर्गत संदर्भ में, यानी सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक उपयोगी रही है। देखो सामाजिक की बात तो करें ना, तो उसमें ऐसी विधि देखनी होती है तो जिसमें बच्चा प्रत्यक्ष रूप से सीखे, और वो भी छात्रों के समूह के रूप में, तो वो क्षेत्रीय भ्रमण विधि हो जाएगी, जिसे फील्ड ट्रिप बोलते हैं। इसमें बच्चा है एक तो समूह में रहेगा, और वो प्रत्यक्ष रूप से सब चीज़ें देख पाएगा और समझ पाएगा, और अब जितनी भी उसके सेंसर होते हैं, यानी जो संवेदी अंग होते हैं निश्चित तौर से, उनसे अनुभव कर पाएगा। और जो प्रत्यक्ष रूप से सीखा गया ज्ञान है, या संवेदी द्वारा सीखा गया ज्ञान है, वो कैसा होता है, स्थायी होता है, उससे अधिगम प्रभावी होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे। अगर यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण नहीं होता, फिर हम कौन सा आंसर लगाते, तो फिर हम लगाते प्रयोग विधि, क्योंकि ये भी एक सामूहिक ही मानी जाती है, ठीक है। तो आप पे ध्यान रखना है इसमें, अगर हमें क्षेत्रीय भ्रमण दे रखा है या क्षेत्र भ्रमण, तो ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सही कूट बताइएगा। देखो अधिगम को प्रभावित मोटिवेशन सबसे बेस्ट करेगा। अभिक्षमता का मतलब यहाँ पे एप्टीट्यूड है, जो जन्मजात क्षमता होगी तो निश्चित तौर से वो भी प्रभावी रहेगी। अभिरुचि का मतलब अगर इंटरेस्ट है तो निश्चित तौर से आप, जैसे कहते हैं अगर आपको सीखने में रुचि है तो निश्चित तौर से आपका अधिगम बढ़िया हो जाएगा। बाकी अवदान का मतलब यही है कि अगर आप ध्यान से कोई चीज़ देखते हैं तो निश्चित तौर से वो भी अधिगम बढ़िया हो जाएगा, यानी ये है कि वो अधिगम प्रभावी हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो आप है इन सभी ऑप्शनों को देखिएगा, हम ये कहेंगे शिक्षक का शारीरिक रूप है वो आपकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, कैसा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब होता है
कि एक तो उसके विषय वस्तु पर अच्छा ज्ञान हो, यानी जिस सब्जेक्ट का है वो मास्टर होना चाहिए, यानी मास्टरी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। संप्रेषण कौशल का मतलब ये है कि उसके उच्चारण वगैरह बोलचाल उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यही है कि वो स्वस्थ होना चाहिए मानसिक रूप से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो हमें कह सकते हैं जो सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ऑलरेडी पीआरटी और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर किया है, तो उसमें मैंने बताया रहता कि ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में। तो ध्यान रखना है, जो भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जेबीटी में, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को इसी के मिलेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है, हमें बताना है कौन सा सिद्धांत इसमें से विकास का नहीं है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है, ये बात सही है, क्योंकि दोनों का ही रोल रहता है 50-50%। आप इसका एक का नाम पर्टिकुलर लेके नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी विकास पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, यानी प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन तीनों गुणों के आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बच्चे का मानसिक विकास अच्छा है तो उस आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर उसका व्यवहार अच्छा है और या शारीरिक रूप से अष्टपुष्ट है तो उस आधार पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यानी मोस्टली यही है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व्यवहार के आधार पर ही, ठीक है। तो ये भी बात सही है। बाकी है विकास है रेखीय पथ का अनुसरण करता है, ये गलत है। स्पाइरल होता है, यानी हम ये कह सकते हैं ये वर्तुलाकार विकास होता है, न कि ये रेखीय होता है, ठीक है। बाकी विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये बात सही है। तो जो गलत थी वो 3 नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमें पूछा था कि विकास का एक सिद्धांत नहीं है, वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, इनमें से कौन सी कह सकते हैं किशोरावस्था सामाजिक विकास का एक सामान्य विशेषता नहीं है। यानी इनमें से किशोरावस्था की कौन सी एक इसमें से सामान्य विशेषता नहीं है, वो बतानी है। तो आपने ऑप्शन नंबर 1 देखिए, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, किशोरावस्था की सबसे बड़ी पहचान यही होता है कि वो अपने आप को समाज में एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। यही सबसे बड़ी विशेषता होती है इसमें। कह सकते हैं उसका ऐसे कह सकते हैं ये उम्र ऐसी होती है, इसमें बच्चे के कह सकते हैं गलत संगति होना, या मतलब अपने पद से विचलित हो जाता है, यानी भटक जाता है। इस प्रकार के गुण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वो अपने समाज या माता पिता समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। बाकी नया सामाजिक समूह बनाना, यानी दोस्त बनाना, उसकी एक प्राथमिकता रहती है। पहचान की खोज है, यानी है वो खुद ढूंढता रहता है कि मेरा रोल क्या है समाज में और मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके लिए एरिक्सन ने एक मनोबल सामाजिक सिद्धांत दिया था, जिसमें 5 व्यवस्था थी। उसकी विशेषता यही थी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। बच्चा है खुद को पहचान नहीं पाता है और क्या भूमिका है उसकी समाज में वो भी नहीं पहचान पाता है। वीर पूजा का मतलब यही है कि जिसे वो आइडियल मानता है तो उसकी पूजा करता है निश्चित तौर से। तो हीरो वर्शिप होता है जिसे बोलते हैं। तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि वो अपने समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। यही एक किशोरावस्था की सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता मानी जाएगी, ठीक है, नहीं मानी जाएगी। बाकी तो ये तीनों थी, नीचे की 2 3 4 और जो 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं है। सरल से कठिन, बिल्कुल सही बात है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये भी बात सही है। ज्ञात से अज्ञात, लेकिन जो अमूर्त है ना, ये गलत है। यानी इसे मूर्त से अमूर्त हमें पढ़ाना चाहिए, ये शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर फिर 2 सही हो जाएगा। हमें गलत पूछा था तो 2 नंबर है वो गलत हो जाएगा। सही होता तब हम ये कहते मूर्त से अमूर्त कहता, तब ये सही माना जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 14वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है। यानी जो आपका ऐसे बोल सकते हैं, इसमें से इफेक्टिव लर्निंग का कौन सा एक है कह सकते हैं सिद्धांत नहीं है। जैसे मोटिवेशन है, यानी अभिप्रेरणा, ये तो होनी चाहिए, इससे अधिगम अच्छा होता है। व्यक्तिगत पहुंच का मतलब है प्रत्येक अगर किसी स्टूडेंट को व्यक्तिगत परेशानी आ रही है तो उस तक अगर आप अपनी जो भी चीज़ है, चाहे वो शिक्षण विधि के दौरान या कोई टेक्निक के द्वारा थ्रू या अन्य चीज़ों के द्वारा अगर उसकी हेल्प करते हैं तो निश्चित तौर से व्यक्ति पहुंच हो जाती है उसकी। यानी ये है कि वो अन्य जो भी बच्चे हैं उनके कंपटीशन में आ जाता है, ठीक है। यानी प्रत्येक व्यक्ति कह सकते हैं बच्चे का ध्यान रखना है, ऐसे प्रकार बोल सकते हैं। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है निष्क्रिय उपस्थिति, जिसे पैसिव आप अटेंडेंस बोलते हैं। निष्क्रिय का मतलब ये है कि बच्चा है अधिगम सही नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, तो निश्चित तौर से ये निष्क्रिय का मतलब होगा इनएक्टिव। तो इनएक्टिव होता है वो एक है आपकी इफेक्टिव लर्निंग का गुण नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
बाकी फीडबैक का मतलब यही होता है कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित आपको फीडबैक लिया जाता है कि आप कितना समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं तो उसका फिर निदानात्मक परीक्षण करेंगे, फिर उसका उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। तो ये फीडबैक उसी से संबंधित होता है, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पूछना, ठीक है। तो ये भी मतलब ये प्रभावी शिक्षण का ये भी या प्रभावी अधिगम का ये गुण माना जाएगा। लेकिन जो गुण नहीं होगा वो होगा निष्क्रिय उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है ना हर शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कि बुद्धि के चैप्टर में आते हैं। जब आप सभी सिद्धांतों को पढ़ लेंगे, उनके जो सामान्य गुण हैं उन्हें पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आते हैं ये कह सकते हैं परीक्षण। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हें याद करना बहुत टफ होता है, क्योंकि बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे कि कौन सा तो व्यक्तिगत है, कौन सा सामूहिक है। अब उनमें भी फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत में शाब्दिक कौन सा है, अशाब्दिक कौन सा है, यानी वर्बल कौन सा है, नॉन वर्बल कौन सा है। फिर सामूहिक में भी यही चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि कौन सा तो फिर आपका यहाँ पे व्यक्तिगत होगा, वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल। सामूहिक होगा तो वो भी वर्बल या नॉन वर्बल है या मिश्रित वाला है यानी मिक्सचर वाले। बहुत टफ होते हैं ये वाले, पर फिर भी अगर आप याद कर पाएँ तो बेस्ट है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमें पूछा था इसमें से क्रियात्मक परीक्षण कौन सा नहीं है, तो इसमें से स्टैंड पोल परीक्षण है ना, ये नहीं होगा। तो फिर ये कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा फिर आपका व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण माना जाता है ये, ठीक है। ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, ये व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। पास एवं परीक्षण है, ये संबंधित होगा आपका व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। और आपका जो आपका को जी लिख रहा है ना, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये भी आपका होगा ये भी आपका होगा व्यक्तिगत अशाब्दिक। और जो सेगोइन फॉर्म परीक्षण है ये संबंधित होगा आपके ये तो क्रियात्मक परीक्षण से संबंधित होगा। तो इसमें से फिर संबंधित कौन सा नहीं होगा, फिर यही नहीं होगा स्टेट और विनय परीक्षण। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आप सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा। हम कहेंगे जो व्यक्तिगत भिन्नता है केवल आनुवंशिकता के कारण नहीं होती है, इसके साथ है पर्यावरण भी रोल रखता है। तो हम इस वजह से कहेंगे केवल आनुवंशिकता को हम कह सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं मानेंगे, इसमें पर्यावरण भी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बाकी है आप सभी कथनों को पढ़ेंगे तो यह कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, ये बात सही है। व्यक्तिगत भिन्नता विशेषताओं के संबंध में विचलन पाया जाता है या डेविएशन पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और 3 नंबर ऑप्शन है व्यक्ति भिन्नताएं या व्यक्ति भिन्नताएं अपनी समग्रता व्यक्ति को अलग करती है। यानी आप ऐसे आपने ट्राइड पढ़े होंगे सील गुण, तो हर व्यक्ति के अपने अपने गुण अलग होते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन तो सही थे, 4 नंबर कथन था वो गलत था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस प्रकार पूछा है कि वह शिक्षा जो कर के सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थी को उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है। बस इसमें एक ही पॉइंट पहचानना था कि कर के सीखना, लर्निंग बाय डूइंग है, वो प्रगतिशील शिक्षा की बात करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जो जॉन डीवी ने दी थी। ये ध्यान रखना है, यानी इसे प्रवर्तक माने जाते हैं और इसे विकसित करने वाले भी माने जाते हैं। हालांकि समावेशी शिक्षा भी यहाँ पे ऑप्शन देके इन्होंने कन्फ्यूज करके रखा था कि इसमें समावेशी शिक्षा होगा या प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में यही ध्यान रखना है बच्चे को करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी उन्हें ऐसा कैसे माहौल दिया जाता है जिससे बात उस वातावरण में यानी जिसमें उन्हें ये शिक्षा दी जा रही है तो वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। जो भी है शिक्षक है या जो स्टूडेंट है समूह है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस प्रकार पूछा है कि कौन सा युग्म है जो अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। जैसे एक तरफ तो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक। जैसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, इसमें एटकिंसन दे रखा है, जबकि एटकिंसन है ये गलत है। क्यों है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल ने दिया था। मैकडूगल मैंने नाम बोल रहा हूँ, विलियम मैकडूगल, ठीक है। बाकी आवश्यक पदानुक्रम का सिद्धांत है ये अब्राहम मैस्लो ने दिया था। प्रणोद सिद्धांत है जिसे ड्राइव थ्योरी बोलते हैं या ड्राइव थ्योरी बोलेंगे तो ये वुडवर्थ से संबंधित है। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत है ये मैकलिंड ने दिया था, फिर बाद में एटकिंस भी जुड़ गए थे इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, बाकी हैं सभी ऑप्शन सही थे। अब्राहम मैस्लो की जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है इसमें 5 स्टेप दे रखे थे, इसे ध्यान रखना है। जो शुरुआत का होता है उसे निम्नतम बोलते हैं और जो लास्ट का होता है उसे उच्चतम बोलते हैं। इसकी ट्रिक है P/ के नाम से।
आप इसे याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत, यानी पी से फिजिकल हो जाएगी, ये फिजिकल आवश्यकता होती है, जैसे भूख प्यास इस प्रकार की। दूसरी है एस का मतलब सेफ्टी, यानी उसे सुरक्षा चाहिए समाज में। अगर सुरक्षा मिल जाएगी तो फिर उसे प्यार चाहिए, और फिर प्यार मिल जाएगा तो फिर उसे सम्मान भी चाहिए, और फिर सम्मान मिल जाएगा तो फिर उसे मोक्ष चाहिए, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, स्वयं का यथाधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार के ये 5 स्टेप हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बाकी उपलब्धि अभिप्राय सिद्धांत है, केवल यही पूछा जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो मैकलैंड, ठीक है, मैकलीलैंड है, और इनके साथ है एटकिंस, होंगे इसका नाम है, एटकिंसन का पूरा नाम। तो इन दोनों ने ही मिलकर दिया था, जिसमें शुरुआत मैकलीलैंड ने की थी, बाद में जुड़े थे आपके एटकिंसन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ओवरऑल सभी आपने बात कर ली है। 19 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि जो आपका CCE होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या होता है। लगातार परीक्षा लेना, तो ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लगातार परीक्षा नहीं ली जाती हैं। केवल शैक्षिक उपलब्धि का मापन करना, ये भी गलत है। तो सही क्या है, हम कहेंगे अगर हमें उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षा लेंगे, ये बात सही है। शैक्षिक के साथ साथ आप शैक्षिक का मतलब ये है कि खेलकूद के द्वारा समझाना, या कोई अन्य टेक्निक के द्वारा या शिक्षण विधियों के द्वारा, जिसमें आप शैक्षिक के रूप में समझा सकते हो। तो ये दोनों पक्ष इसमें मूल्यांकन किए जाते हैं, शैक्षिक अशैक्षिक। शैक्षिक का मतलब वही है खेल के माध्यम से, यानी कोई टेक्निक के माध्यम से। तो हम ये कहेंगे BOC जिस ऑप्शन में 2 नंबर में दिखाई दे रही है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पावलर के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। जैसे ऑप्शन दे रखा है उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, इसके लिए अनुबंधन की मैंने 4 विधियां बताई थी, ऑलरेडी हम PRT वाले या PGT वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, वहाँ पे पूछा था। मैंने एक ट्रिक बताई थी, HDM को TB हुआ, इस प्रकार की ट्रिक थी, जिसमें M साइलेंट रहता है। तो इसमें से हमने बोला था एस का मतलब होता है सुमेलेंटेनियस, इसे बोल सकते हैं स्वाभाविक, एक तरह से प्रक्रिया होती है। बाकी D से डिले हो जाएगी, T से होगी ट्रेस, और B से होगी बैकवर्ड। इसमें से सबसे प्रभावी रहती है वो डिले रहती है, जिसमें घंटी की आवाज़ पहले दी जाती है, उसके बाद भोजन यानी 2-3 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद दिया जाता है। तो ये सबसे प्रभावी मानी जाती है। बाकी एस की बात करें तो इसमें साइमल्टेनियस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भोजन और घंटी एक साथ दिए जाते हैं। और ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब होगा ट्रेस का मतलब होगा देखो, अब मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इतना बता देता हूँ कि ये डिले वाला है ना, ये सबसे प्रभावी रहता है। और जो बैकवर्ड वाला है ना, इसकी बता देता हूँ विशेषता, इसमें पहले भोजन दिया जाता है, बाद में घंटी दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, एक तो जहाँ में ट्रेस वाले में। और हालांकि ये साइमल्टेनियस है, इसका मतलब यही है कि दोनों एक साथ दिए जाते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने ये चीज़ बता दी है, ये आपके अनुबंधन की 4 प्रक्रिया थी। बाकी उद्दीपकों की पुनरावृत्ति, यानी जो है घंटी की आवाज़ थी उसे बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना, इससे संबंधित है। बाकी नियंत्रित वातावरण का मतलब यही है कि जो भी घंटी की आवाज़ है वो पर्टिकुलर एक स्थान से आए। इस घंटी की आवाज़ कई प्रकार से हो सकती है। ठीक है, जहाँ से नियंत्रित वातावरण का मतलब यही होता है कि वही घंटी दी जाए जिससे उसे अनुबंधित करनी है। ठीक है, यानी उसके घंटी की आवाज़ के थ्रू है, पहले घंटी की आवाज़ दी जाएगी, फिर उसके बाद भोजन दिया जाएगा। इसमें घंटी की आवाज़ में अन्य चीज़ें भी आ सकती है, मंदिर की घंटी हो सकती है, कोई अन्य वस्तु की घंटी हो सकती है। तो जिससे क्या है कि उसका जो अनुबंधन हो रहा है ना, वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से नियंत्रित वातावरण में हो। प्रेरक की कमी इस प्रकार का ये गलत है, क्योंकि उसे घंटी के बाद भोजन दिया जा रहा है, तो फिर प्रेरक की कमी कहाँ रही। प्रेरक की कमी जब रहेगी जब आप उसे घंटी की आवाज़ भोजन ना दें। ठीक है, तो इस वजह से इससे कोई भी धनात्मक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का ये कथन था, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, मिलान चिन्ह होता है। बहुविकल्पी, जो आपको ये क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी है, तो ये होता है। रिक्त स्थान वाले होते हैं जो फिल द ब्लैंक्स वाले, तो ये भी होते हैं, लेकिन जो सही नहीं है वो हो जाएगा 2 नंबर। जो विश्लेषणात्मक होते हैं ना, ये आपके निबंधात्मक में आते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ना, उनका एक प्रकार माना जाता है विश्लेषणात्मक। और जो आलोचनात्मक इसी में आएंगे, निबंध वाले में। ठीक है, और विवरणात्मक जिसे डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं, वो भी इसी में आएंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि निबंधात्मक से और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। ध्यान रखना है, जब भी हम लॉरेंस कोल्बर की बात करते हैं, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, और उन्हीं का सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन
कोलबर्ग है ना, वो इन्हीं का शिष्य था जीन पियाजे का। तो इससे पहले तो जीन पियाजे ने कह सकते हैं नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने उसे छोड़ दिया था। फिर ये संज्ञानात्मक पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, तो फिर उनका शिष्य रहा था आपका कोलबर्ग। उसे इंटरेस्ट था, इस वजह से उसने नैतिक विकास सिद्धांत को आगे बढ़ाया। 3 लेवल 6 स्टेज में डिवाइड कर रखा था। लेकिन ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न परीक्षा में कि जीन पियाजे ने कौन से प्रकार बताए थे। तो उन्होंने बताए थे, एक तो प्रायिक नैतिकता बताई थी और एक स्वायत्तता, इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ध्यान रखना है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन और टाइप से पूछा है उसने, हमें तो ये बताइएगा किशोरावस्था से कौन सा संबंधित है। तो वो होता है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस मॉरलिटी। तो ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था से संबंधित। अगर बाल्यावस्था पूछता तो फिर ये वाली हो जाती जो प्राय नैतिकता है, ये बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, चाइल्डहुड से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है कि जो भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं तो इनकी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है, तो इनमें से कौन सी होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, एक सेकंड में। तो इनमें हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी इसमें से सहायक सामग्री उपयोग नहीं होगी। जैसे कि देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेल सामग्री उपयोगी रहेगी। बोलती हुई किताबें भी इम्पोर्टेंट रखेंगी। उभरते हुए चित्र वाली जो भी चीज़ें होंगी, मानचित्र हो, किताब हो, या कोई चीज़ थ्योरी हो, तो ये सभी मायने रखेंगी। लेकिन फ्रेम स्ट्रिम्स है ना, या स्टेप्स बोलते हैं, जब बच्चा दृष्टिबाधित है ऑलरेडी, तो वो देख ही नहीं पाएगा इन फिल्म स्टेप्स को, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें यही पूछा था कौन सी सामग्री उपयोगी नहीं है, तो वो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन ब्रेल सामग्री, बोलती किताबें, उभरते हुए चित्र या उभरते हुए मानचित्र, ये सभी इनके दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सामग्री मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोलबर्ग यानी कोलबर्ग ने के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था है जो पारंपरिक नैतिकता का स्तर नहीं है। हालांकि हमने यही क्वेश्चन अभी किया था, ये वाला, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था संबंधित है। यही सिद्धांत इन्होंने आगे बढ़ा के इन 3 लेवल और आपकी 6 उप स्टेजों में बांटा था। तो आपको ये बताया, पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी अवस्था है जो परंपरागत है, यानी परंपरागत का मतलब जो आपकी कन्वेंशनल लेवल होता है सेकंड, उस स्तर से संबंधित नहीं है। आपको ये तो मालूम होगा, इन्होंने 3 लेवल, लेवल फर्स्ट, लेवल 2 और लेवल 3 इनमें डिवाइड कर रखा था। तो प्रथम लेवल का होता है ना, इसमें 2 अवस्थाएं थी, और 2 सेकंड लेवल था, उसमें भी 2 अवस्थाएं थी, और थर्ड था, उसमें भी 2 अवस्थाएं थी। इन अवस्थाओं के नाम अलग अलग दे रखे हैं, हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता है उस आधार पर। तो ये 6 अवस्थाएं थी। आप अब ये बताइएगा कि जो आपकी, जैसे इसे पहली वाली को बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, दूसरी वाली को बोलेंगे कन्वेंशनल, तीसरी वाली को बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल। तो इनमें अब हमें ये बताइए कि जो मध्य वाली होती है ना, कन्वेंशनल, परंपरागत बोलते हैं इसे, या पारंपरिक, तो इसकी कौन कौन सी विशेषता इसमें नहीं है, ये बताइएगा। ठीक है, तो अब सुनिएगा, अब हम प्रत्येक की विशेषता की देखते चलेंगे। जैसे व्यक्तिगत एवं विनिमय, यानी इसे बोलते हैं, या तो आप है ये कह सकते हैं, जो आपकी पहली अवस्था होती है ना, ये तो होती है पनिशमेंट वाली। दूसरी होती है, ये होती है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन वाली। तो ये व्यक्तिगत और एवं विनिमय, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं टिट फॉर टैट वाली अवस्था होती है, वो इसी में आती है एक्सचेंज वाली। यानी एक दिन कोई भोजन करा देता है, दूसरे दिन जैसे आपने किसी को भोजन कराया तो दूसरे दिन वो भी करा देगा, इस प्रकार के एक्सचेंज चलते रहते हैं। तो ये आपकी है लेवल फर्स्ट, यानी प्री ऑपरेशनल की 2 नंबर की अवस्था में आएगा। अच्छे अंतर व्यक्तिगत संबंधों का मतलब यहाँ पे ये है कि ये नाइस बॉय और गुड गर्ल की बात कर रहा है। तो ये 3 नंबर की अवस्था होती है ना, जैसे बोलते हैं आप नाइस बॉय और आपकी गुड गर्ल, या यूँ कैसे कहते हैं कि गुड गर्ल नाइस बॉयज, यानी अंतर संबंध इस प्रकार होते हैं। बाकी है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का मतलब होता है कि ये मेंटेनेंस एंड सोशल ऑर्डर की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लो एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो ये 4 नंबर की अवस्था होती है, ये लेवल
सेकंड की बात हो रही है कन्वेंशनल में। बाकी सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार का मतलब ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, तो ये संबंधित हो जाएगा फिर आपकी 5वें नंबर की अवस्था। अब देखना ध्यान से, हमें पूछा था कि आप तो केवल ये बताइए कि जो परंपरागत होती है लेवल 2 वाली स्तर, यानी लेवल 2 का मतलब ये है कि स्तर नंबर 2 में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो संबंधित नहीं है, जबकि ये संबंधित हैं 3 और 4 वाली अवस्था किसके से, एक तो 2 नंबर की से, एक 3 नंबर की थे। तो अब हमें ये दोनों हैं ये तो काट देनी है, बाकी जो संबंधित हैं ए और डी ये अन्य अन्य लेवल से संबंधित थी। हमें केवल पूछा था कि जो आपकी कन्वेंशनल यानी पारंपरिक नैतिकता विकास के जो लेवल की में कौन कौन सी अवस्थाएं नहीं होंगी, तो वो बी और डी, बी और सी ये संबंधित नहीं होंगे। नहीं नहीं संबंधित नहीं है, तो सही बात है, हमने थोड़ी कन्फ्यूज हो गई, तो कोई बात नहीं है, ये तो संबंधित हैं लेकिन ए और डी संबंधित नहीं है, तो ए और डी वाला ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझे होंगे इस बात को कि हमें यही बताना था जो कन्वेंशनल लेवल होता है वो उस स्तर से संबंधित नहीं है, तो 1 नंबर हो जाएगा और 4 नंबर। 1 नंबर था वो लेवल फर्स्ट से संबंधित था, और जो आपका डी नंबर ऑप्शन था वो लेवल 3 से संबंधित था, यानी ये पोस्ट कन्वेंशनल से संबंधित, ये प्री कन्वेंशनल थे, और बाकी जो कन्वेंशनल से संबंधित थी वो बी और सी थी, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो पर्यावरणीय कारकों में के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है। हमें केवल ये बताना है कि इसमें से उन ऑप्शन को छांटना है जिसमें पर्यावरणीय कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी पर्यावरणीय कारक उसे प्रभावित नहीं करेगा। जैसे पोषण है, ये तो हम पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव है, ये भी आपका एक तरह से कह सकते हैं पर्यावरणीय कारक का प्रभाव रहेगा। दुर्घटना भी पर्यावरणीय कारक कह सकते हैं कारक रहेगा। लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ये तो हमारी बायोलॉजिकल होती है, यानी शरीर में होती है अंदर संबंधित, तो ये बायोलॉजिकल हो जाएंगी, यानी जिसे आप आनुवंशिकता भी बोल सकते हैं, या इसे हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, या जैविकी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, यानी ये आपकी संबंधित नहीं होंगी वातावरणीय कारक से, ये आपकी इनर होती हैं, यानी बायोलॉजिकल मानी जाएंगी, तो ये आपकी पर्यावरणीय कारक से संबंधित नहीं होंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि रॉबर्ट गेनी के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को के किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। तो देखो, रॉबर्ट गेनी ने अपनी एक सीखने की पदानुक्रमित एक सिद्धांत दिया था सीखने का, जिसमें इन्होंने रॉबर्ट गेनी ने 8 स्टेप बताए थे, जिनमें से सबसे उच्चतम स्तर होता है जिसे समस्या समाधान बोलते हैं, हम उस स्तर तक ले जाना चाहिए, क्योंकि यह आपके माइंड से संबंधित होती है, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से संबंधित होती है, इस वजह से। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनकी पदानुक्रम इस प्रकार की थी, पिरामिड जैसी। अब इनमें स्टेप कैसे होते हैं, मैंने जो याद कर रखा है इस हिसाब से कि SSC वर्सेज DCRP, अगर आप अपने हिसाब से हिंदी में याद कर रखें तो नहीं रखें, अगर ये ट्रिक याद कर लेते तो कभी भूलेंगे नहीं। जैसे अब इनके क्रम क्या थे, जो आपके इस 4 की शुरुआत की थे ये तो व्यवहारिक थे, यार शारीरिक से संबंधित थे, बाकी ये 3 स्टेप थे ना, वो 4 स्टेप थे लास्ट के, ये आपके उच्च स्तर माने जाते हैं, जिसमें से सबसे उच्चतम होगा P यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये संज्ञानात्मक यानी दिमाग से संबंधित थे। एस का पहले का मतलब होता है आप सिग्नल और या किसी संकेत के द्वारा सीखते हैं, तो वो माना जाता है आपके निम्नतम स्तर। दूसरा है SR, यानी SR की बात की जाती है थॉर्नडाइक से संबंधित, यानी SR की बात करें स्टिमुलेट रेस्पॉन्स की बात करें तो वो आपके इसमें आएगा सेकंड वाले में। C का मतलब चेन होता है, यानी चेन लर्निंग के द्वारा सीखना होता है, तो ये आपकी 3 नंबर के स्टेप है। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक या अगर किसी शब्द के द्वारा सीखना। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, जिसे बोलते हैं विभेदन, यानी विभेदन के द्वारा यानी अंतर कर पाना किसी चीज़ में, उसके द्वारा सीखना। सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, यानी जैसे संप्रत्यय बोलते हैं, किसी संप्रत्यय के थ्रू सीखना। आर का मतलब होता है किसी रूल के द्वारा सीखना। पी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान। ये पदानुक्रम ही बताई थी, ये निम्नतम स्तर, ये उच्चतम। हमें यही पूछा था किस उच्चतम स्तर अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, तो हमें इस तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक। ध्यान रखना, इससे मैंने और भी पेपर करवाए हैं, तो उसमें पूछा था कि इससे सीखने से पूर्व कौन से स्तर की आवश्यकता नहीं होगी, तो वो आपके रूल की नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन से ही जानकारी मिलती है,
बाकी आप किसी के थ्रू पढ़ेंगे तो इन 8 स्टेपों को सभी बता देते हैं, और उसके बाद आपको ही दिमाग लगाना होगा ये पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन। इसमें तो सिंपल पूछ लिया है तो हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया है। पीआरटी में पूछा है, आप देख लीजिएगा, या पीजीटी में, उसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम थॉर्नडाई के अधिगम सिद्धांत के अनुसार है किस सीखने के नियम से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा अभ्यास के नियम से। क्यों हो जाएगा, हमने ऑलरेडी देखो ये आपके मुख्य नियम होते हैं 3 थॉर्नडाई के, जिसे हम पीटीए बोलते हैं, और मैंने तो ये ट्रिक के हिसाब से याद कर रखे हैं, जैसे पढ़ते थे वैसे ही। जैसे पी का मतलब प्रभाव, टी का मतलब तत्परता, ए का मतलब अभ्यास, ये मुख्य नियम है। इन्हीं पे ज़्यादा जोर रखा था इन्होंने, और यही प्रभावी रहते हैं सीखने में, ठीक है। जैसे अभ्यास का नियम है, इसमें माने जाते हैं 2 उपनियम है, उपयोग का और अनुपयोग का। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं वो उपयोगी है आपके जीवन में, तो निश्चित तौर से आप उसका उपयोग करेंगे और उसे सीखेंगे भी। अनुपयोग का मतलब ये है कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से या व्यवहार से या आप जो सीख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो आप नहीं सीखेंगे। यही होता है अभ्यास का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। प्रभाव का नियम है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। इसमें 2 चीज़ें चलती हैं, अगर आप सीख रहे हो आपको संतुष्टि मिल रही है, यानी आप सेटिस्फाई हो, तो निश्चित तौर से आप उसे सीखेंगे। अगर असंतुष्टि होगी, यानी सीखने में कोई प्रॉब्लम है, या आप उससे हमारे दैनिक जीवन में कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप उसे नहीं सीखेंगे। तत्परता का मतलब रेडीनेस होता है कि एक इसका एग्जाम्पल आता है कि आप है घोड़े को तालाब के किनारे तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाधित नहीं कर सकते। ये तत्परता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में है सीखने की तभी सीख पाएंगे, अदरवाइज आप कितना भी प्रेशर डालें आपके पास नहीं सीखेंगे। यही होती है रेडीनेस। इसमें भी 2 नियम चलते हैं। एक तो तत्परता में कौन कौन से नियम आते हैं 2, अभ्यास में हो गए उपयोग अनुपयोग, और आपके प्रभाव में हो जाएंगे संतुष्टि असंतुष्टि। तो फिर तत्परता में कौन से आ जाएंगे आपके अब ये ध्यान रखना है कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा तत्परता में, ये हो सकता है ये रुचि अरुचि का सिद्धांत हो सकता है, क्योंकि हम ये करें कि रेडीनेस की बात कर रहे हैं, तो रेडीनेस का मतलब यही है कि इंटरेस्ट से संबंधित होती है कि आप सीखने की इच्छुक हैं या नहीं। तो रुचि अरुचि का बोल सकते हैं, रुचि अरुचि। यही है कि आपको इंटरेस्ट है तो सीखेंगे, या नहीं इंटरेस्ट है तो उसे भूल जाएंगे या नहीं सीखेंगे। तो ये है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सभी बात कर ली है, ये इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और एक है बहु प्रतिक्रिया का नियम, का मतलब है इसे लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो हमने बताया था 3 नियम तो मुख्य थे पीटीए, 5 नियम गौड़ बताए थे, यानी सेकेंडरी माने जाते हैं। ये 5 हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इन्हीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो ये 3 मुख्य नियम, ये गौड़ नियम में आता है 1 नियम, ठीक है। और इसकी भी ट्रिक है, BA/MCA हो जाएगी। इन्हें आप देख लीजिए, जैसे बी से हो जाएगा बहु प्रतिक्रिया का नियम। और अभी ये ट्रिक है मैं किसी और दिन बता दूंगा, ठीक है, मैंने याद इसी हिसाब से कर रखे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किशोरावस्था में स्वीकृति सामाजिक व्यवहार के पैटर्न के लिए इसमें से सही कोड का चयन कीजिए। देखो, अगर किशोरावस्था में स्वीकृति सामाजिक व्यवहार की पैटर्न की बात की जाए तो इसका मतलब होता है उसे एक तो नेतृत्व कुशलता होनी चाहिए समाज में, यानी किशोरावस्था की विशेषता बताने हैं। दूसरा है प्रानुभूति, जिसे हम इम्पैथी बोलते हैं, चाहे वो सिंपैथी होता तो भी राइट आंसर यही होता, ठीक है। बाकी अहम केंद्रिता है तो आप जानते होंगे, ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। तो ये जीन बाजी की जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना 2 से 7, उस उम्र में होती है। और अहम केंद्रिता आप जानते होंगे, बच्चा है अपनी बात को जो कहेगा देखेगा और बताएगा वही सही है, बाकी दुनिया में कोई क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, यानी दूसरों के नज़रियों को इग्नोर करता है, ऐसे कह सकते हैं। रूढ़िवादिता, इससे कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और अपने सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो वो एक मात्र बाइगोस की है। इस प्रकार की पीआरटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये SCL की बात करते हैं, सोशियल कल्चरल और लैंग्वेज, इन्हीं का प्रभाव रहता है, ये आपस में अंतर संबंधित होती हैं। इनके अलावा इनकी प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच और इनर स्पीच, इनकी भी बात करते हैं, वो भी हमने बात कर ली है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। जब भी अवधान यानी अटेंशन और जो भी चिंतन से संबंधित मानसिक क्रियाओं की बात करें तो वो हमेशा हमारे संज्ञान यानी जो कॉग्निटिव आपका सीखना होता है उससे संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, ये आपके CDP से संबंधित हैं। मोस्टली हमने सभी क्वेश्चनों की बात की है
और किसी में अगर डाउट है तो कमेंट करके बता देना। मोस्टली में हमने सभी टॉपिकों के जिसमें पूछे गए हैं ATGT में हमने सभी की बात कर ली है। अभी देख लेते हैं जो आपके लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन है, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन गलत यानी संगत नहीं है, यानी एक तरह से गलत ही बताना है। पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव हम आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन के रूप में करते हैं। तो सही बात है। जैसे आपने कहा मोहन, तो मोहन क्या है, किसी का व्यक्तिगत नाम है गया, यानी जैसे किसी व्यक्ति स्थान का नाम होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है, सिंगुलर है, एक तरह से हम ये कहेंगे। ठीक है, मोहन हो गया, सोहन हो गया, या किसी स्थान का पर्टिकुलर नाम, जैसे ताजमहल है तो पर्टिकुलर किसी एक का नाम है ना स्थान का, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा और ये सिंगुलर रहेगा, यानी ये कहेंगे ये बात सही है। दूसरा है देश, त्योहार, नदी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ये गलत है, ये जातिवाचक के उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि हम देश का नाम है तो देश तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनके नाम पर्टिकुलर आ जाए तब हम कहेंगे व्यक्तिवाचक, बाकी फिर जातिवाचक में जाएंगे तो ये होगा नहीं, तो ये जातिवाचक का उदाहरण माना जाएगा। तो इस वजह से इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी 3 नंबर ऑप्शन था द्रव्यवाचक, समूहवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते हैं, ये बात सही है। और 4 नंबर ऑप्शन था विद्वता, पांडित्य, उक्त यौगिक है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ये भी बात सही है। 32 नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है कि ग है, ल है और ब, उक्त वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा क्रमशः, ये बताना है। देखो, अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हिंदी में भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, नहीं तो संस्कृत जिन्होंने पढ़ी है ना, और जिन्होंने वर्णों के बारे में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर सूत्र बनते हैं इनके उच्चारण स्थान को लेकर। जैसे मैं ग की बात करूँ तो ये क वर्ग में आएगा, और क वर्ग की एक ट्रिक होती है याद करने की, अकूह विसर्या नाम कंठ, यानी अ और क वर्ग और ह, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यही ग है, क वर्ग में ही तो आ रहा है, क ख ग और ग, यही तो होते हैं वर्ग, तो निश्चित तौर से ये आपका संबंधित हो जाएगा कंठ से। तो कंठ है 3 नंबर ऑप्शन में, क्योंकि ग का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है ल, तो हम इसे कहते हैं ऋतु सा नाम तंता, यानी जो सूत्र है ये ऋतु सा नाम तंता, यानी ला आ जाएगा, त वर्ग आ जाएगा और स आ जाएगा, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। बाकी जो प वाला वर्ग होता है तो इसके लिए ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, जैसे प प ब म, यानी ये प वर्ग में आता है वह, तो इसका ओष्ठ होता है। इस प्रकार ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत उपयोगी होते हैं ये उच्चारण स्थान, अगर एक बार याद कर लें तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो गलत है, वो चूज करना है इसमें से। तो आप देखिएगा, जैसे कि निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है इसमें, और यानी निर प्लस आकरण होता है तो निराकरण सही है, निर प्लस अपराध होगा तो ये भी निरपराध सही है, तो यानी ये तो सही है। अनु है, इसमें दीर्घ संधि हो गई है, छोटा ऊ और उदित, यानी इसे अनु प्लस ऐसे बनेगा, अनु प्लस उदित, इसमें सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, यानी ऊ मिलके बड़े ऊ बना देंगे, तो इस प्रकार ये भी सही है। और अनुवीक्षण में कौन सी संधि होगी, तो ये हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण, सही है ना, क्योंकि बड़ी होगी जब भी, तो ये क्या है कि न तो आधा हो जाएगा, ऊ की मात्रा ये व में चेंज हो जाएगी, ये यण संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी है परा, की गलत है, क्यों पर प्लस अर्थ होगा तब जाके सवर्ण दीर्घ हुए परार्थ हो जाएगा। बाकी ऐसे पर प्लस आश्रित है, ये यानी कथन गलत है, यानी ये गलत है। बाकी सुदूर में सही है, दूर में उपसर्ग सु जुड़ रहा है, कृत में आपका सु जुड़े जाएगा तो सुकृत, यानी ए 1 2 और 4 ये सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पर अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है, यानी आपको तत्पुरुष समास का इसमें से बताना है कौन सा इसमें से गलत है। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा होगी तो इसमें संप्रदान कारक होगा, ना कि संबंध होगा। ठीक है, देशाटन अधिकरण हो जाएगा, ये बात सही है। रेखांकित यानी रेखा के द्वारा अंकित, तो ये निश्चित तौर से कर्ण हो जाएगा। बाकी देश निर्वासित यानी देश से आपको बाहर कर देना, तो ये अपादन यानी पद से भ्रष्ट, तो उसमें भी यही होता है, यानी अपादन होता है, इन्हें अलग कर देना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, एक ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशेषण के संबंध में कौन सा गलत है, 35 नंबर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि जब विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति का मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ये बात सही है। भला, दानी, दुष्ट, उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे, ये बात सही है। कक्षा में अगर 60 छात्र पढ़ते हैं तो ये संज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर आपका
यदि इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो संकेतवाचक विशेषण किसी भी वस्तु की माप तोल का बोध नहीं कराते हैं, वो तो संकेत करते हैं। तो माप तोल तो आपके ये परिमाण में आएगी ना, न कि इसमें आएंगे। तो ये परिमाणवाचक आप कह सकते हैं विशेषण होगा, न कि आपके संकेतवाचक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना है वार्तनिक अशुद्धि नहीं है, यानी जो शुद्ध है वो बताने हैं। अब इसमें से देखो, एक तो शताब्दी सही लिखा हुआ है, तो फिर सुधीजन भी सही है, बाकी ये इनमें किसी में एक सही है, किसी में दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार का ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं इनमें, इस प्रकार की रटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से आपको कादम्बरी और कादम्बिनी ये शब्द युग में दे रखे हैं, इनके सही अर्थ बताने हैं। देखा जाए तो वैसे कादम्बरी का मतलब शराब होता है, और आपकी कादम्बिनी ये होती है गठा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। जैसे मैंने है, तो आज है व्याकरण पढ़ा है, तो ये पुरुषवाचक है, क्योंकि मैंने ये आपके पुरुषवाचक के 3 होते हैं ना, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये आपका मैंने का मतलब मैं है, तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है, पुरुषवाचक की बात कर रहा है। कमरे में कोई है, अंडरलाइन लगा हुआ है, कोई का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कोई, कुछ, इस प्रकार के शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी। तो ये प्रश्नवाचक, पहली बात तो इसमें लग नहीं रहा है, दूसरी बात इसमें ये प्रश्नवाचक नहीं होगा, ये तो संकेतवाचक हो जाएगा। एक तरह से संकेत कर रहा है ना कि इसी ने मेरी जिंदगी खराब की है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। बाकी ये वह स्वयं को सुधार रहा है, यानी वो स्वयं निजी की, या मैं अपने आप चला जाऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द होते हैं, वो निजवाचक में आते हैं। ठीक है, तो ये सही है, और 2 सही था और 1 सही था। तो इसमें से फिर गलत क्या था, तो गलत प्रयोग हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां है कि निम्न में से कौन सा शब्द है अपने युग में सही सुमिलित नहीं है। जैसे अजंत है, अज प्लस अंत होता है, व्यंजन संधि सही है। फिर दूसरा है वय वृद्ध, इसमें विसर्ग हो जाएगी, वय फिर विसर्ग फिर आपकी वृद्ध, तो वय वृद्ध हो जाएगी। महोदार्य, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी क्या, महा प्लस औदार्य, यानी महा प्लस औदार्य हो जाएगी। तो ये भी बात सही है। तो ये तो तीनों सही हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये गुण संधि नहीं होगा। ये लिखना है ना कि तजो पुंज, तो ये तज होगा, तज विसर्ग और आपका हो जाएगा पुंज, तो ये बनेगा तजो पुंज। तो ये गुण नहीं होगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन सा अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। जो नहीं है वो चूज करना है। तो इसमें से जो आपका वेदव्य है ना, ये नहीं है, बाकी सभी चाहे आपके वैनती हो, कौरव हो या वासुदेव है, ये सभी संबंधित है, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41वां है, इसमें से विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है, वो बताना है। जैसे घमंडी और विनीत, तो ये बात तो सही है। चिरायु और दीर्घायु ये तो समान हो गए ना, यानी ये सिमिलर हो गए। हो जाओगे, हमें पूछा था विलोम, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तारुण्य का भारद्य होगा, तेजस्वी का निस्तेज होगा, इसका 2 नंबर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर, इनमें से कौन सा है जो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। चाप होगा, कार्मक होगा, सरासन भी हो जाएगा, लेकिन आपका कासार नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से क्या बताना है कि नीम हकीम खतरे जान लोकांक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका हो जाएगा अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से क्या बताना है कि कौन सा विकल्प है जो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें मोस्टली ये है कि कोई क्रिया मुख्य क्रिया होती है ना, उससे पहले कोई अन्य क्रिया हो जाए। जैसे राम खेलकर चला गया, तो देखो एक तो खेलकर, सॉरी नहीं खेलकर नहीं, चला गया, सही बात है, खेलकर चला गया, कर लग जाती है, मोस्टली ये पूर्वकालिक क्रिया में कर लग जाती है, तो ये खेलकर एक हो जाएगी, हो गया। तो इस प्रकार है, ये क्रिया पहले हुई है फिर बाद में ये हुई है, इस वजह से कहते हैं इसे पूर्वकालिक क्रिया। तो ये तो संबंधित है। बाकी तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है, तो ये नहीं होगा। बाकी सीता खाना खाकर जयपुर गई, तो पहले तो बना कर खाना फिर उसके बाद जाएगी, तो ये पूर्वकालिक का हो जाएगा। बाकी अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, ये देकर यानी देना, तो कर लगा हुआ है ना, तो ये पहले हो जाएगा, पढ़ाना बाद में हो जाएगा, तो ये भी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो जो संबंधित था नहीं वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा
इसमें से गलत है वो चूज करना है। जिसे वहन करना कठिन हो उसे ध्रुवी भाव भी कहते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। जिसे किसी ने न सूंघा हो उसे अनाग्रात कहेंगे, तो ये बात सही है। कोई काम करने की इच्छा होती है उसे चिकित्सा बोलते हैं, ये भी बात सही है। विजय प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा होती है उसे विजिगीषा बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सही थे, 2 3 4। गलत था वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन।